हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंक्स को हजारों करोड़ का चूना लगाकर एंटीगुआ भाग गया। उसके फरार होने का सारा आरोप कांग्रेस मोदी सरकार पर लगाती रही। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इसी फरार मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तमाम हमले किए। इसी के लिए राहुल ने चौकीदार चोर है जैसा बिकाऊ और सस्ता नारा भी गढ़ा। लेकिन अब राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मेहुल चौकसी का नाम जुड़ने से कांग्रेस के पसीने तो जरूर छूट गए। फिलहाल कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे पूछ रहे हैं। नड्डा ने पूछा कि चौकसी से पैसे लेकर ही उसे हजारों करोड़ का लोन दिया गया और कांग्रेस इस बात पर खामोश है। जाहिर है कि राजीव गांधी फाउंडेशन से भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी का नाम जुड़ने से कांग्रेस की सियासी मुश्किलें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी को लेकर अभी तक मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस को इस मसले पर जवाब देना कठिन हो गया। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि मेहुल ने फाउंडेशन को भारी रकम दी थी। ये रकम मेहुल के स्वामित्व वाली कंपनी नविराज एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दी गई थी। फिलहाल कितनी रकम दी गई थी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेहुल चौकसी को लेकर लगाए गए आरोप से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे और चीन के कथित खुफिया संगठन चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट यानी CAFIC से रिश्ते खुलने के बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इसको चीन की सेना PLA की तरफ से फंडिंग की जाती है। बीजेपी के नेशनल सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय कहते हैं कि अभी तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे तो साबित होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक शेल कंपनी की तरह काम कर रही थी। सरकारी संरक्षण देने के लिए इसके नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज, विदेशी कंपनीज और सरकारों से लंबी रकम वसूली गई। साल 1992 से शुरू हुई इस संस्था से पिछले 18 साल में मात्र 2900 से कुछ अधिक लोगों को ही लाभ पहुंचा है। शुरुआती सालों में इस संस्था ने क्या काम किया इसकी जानकारी नहीं मिल रही। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान का मुद्दा बने राजीव गांधी फाउंडेशन को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज में भी दिल खोलकर चंदा दिया। यूपीए सरकार के लगातार 2004 से 2014 के बीच इस फाउंडेशन पर चंदे की बारिश होती रही। ये रकम कितनी थी इसका पता तो नहीं चला, लेकिन ये जरूर है कि कई कंपनीज ने तो हर साल बड़ी रकम दी। जिन कंपनीज ने उदारता पूर्वक चंदा दिया उसमें ONGC, सेल, गेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हुडको और IDBI खास हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर सुरजेवाला और चिदंबरम तक एक ही सवाल हर दिन पूछ रहे हैं कि बताइए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन छीनी है। अब तो राहुल गांधी ये भी कहने लगे हैं कि चीन ने 3 जगहों पर हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। कांग्रेस की इस हल्की सियासत पर शरद पवार ने एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति करना सही नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि 1962 में क्या हुआ था इसे भूला नहीं जा सकता है। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। पवार ने कहा कि वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि ये पूरा प्रकरण संवेदनशील प्रकृति का है। गलवान घाटी में चीन ने उकसावे वाला रुख अपनाया। शरद पवार ने कहा कि भारत संचार उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर गलवान घाटी में एक सड़क बना रहा था। चीनी सैनिकों ने हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और धक्का मुक्की की। ये किसी की नाकामी नहीं है। अगर गश्त के दौरान कोई आपके क्षेत्र में आता है तो वे किसी भी समय आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है। उन्होंने कहा कि वहाँ गश्त चल रही थी, झड़प हुई, इसका मतलब है कि आप चौकन्ने थे। अगर आप वहाँ नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब चीनी सैनिक आए और कब गए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा आरोप लगाना सही है। इसके पहले शरद पवार सर्वदलीय बैठक में इस तरह की नसीहत कांग्रेस को दे चुके हैं। उस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, लेकिन शरद पवार की बातों का कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ और उसकी सियासत जारी है। ममता बनर्जी पूरी ताकत से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हैं।
जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि असदुद्दीन ओवैसी का असर बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ने वाला है और कांग्रेस कम्युनिस्ट की तरह ओवैसी भी इस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, ममता बनर्जी ने तुरंत राज्य में एक दो नहीं बल्कि पूरे 620 विकास योजनाओं की शुरुआत कर दी। इनमें स्कूल्स, हॉस्टल्स, पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आदि विकास कार्य शामिल हैं और ये सारी योजनाएं राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश में शुरू की गई हैं, क्योंकि इन 620 विकास योजनाओं में से 600 योजनाएं अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी वाले इलाकों में शुरू की गई हैं और ये भी कि इनमें से अधिकतर योजनाएं राज्य के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा लागू की गई हैं। सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी जिस तरह से सरकार विरोधी मुद्दों को उठा रही है उसे देखते हुए उन्होंने भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ममता सरकार ने राज्य की मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार, नादिया और वीरभूमि जिलों में इन विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन सभी जिलों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे समय में जब विपक्षी पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यक मतदाताओं को ममता सरकार के खिलाफ करने की कथित कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में सरकार अल्पसंख्यक समुदाय जो कि पार्टी का समर्थक है उसे सकारात्मक संदेश देना चाहती है। सत्ताधारी पार्टी विकास कार्यों से अपने खिलाफ बनाए जा रहे माहौल को बदलना चाहती है। माना जा रहा है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बंगाल में बढ़ते प्रभाव के चलते भी ममता सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने का प्रयास किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल संख्या के 30% के करीब है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, उसके खिलाफ अब पार्टी के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी ही पार्टी पर सीधा हमला किया। देवड़ा ने कहा कि ये वक्त एकजुट होने का है, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का नहीं। माना जा रहा है कि देवड़ा ने सीधे सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए ये बातें कहीं। देवड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा कि एकजुट होने के वक्त हो रही राजनीतिक कीचड़बाजी से हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। देवड़ा ने कहा कि चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए, तब उसकी जगह राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है। हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। चीन से जारी तनाव को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा अजीब किस्म के सवाल उठा रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के इसी सियासी तमाशे पर मिलिंद देवड़ा ने जोरदार हमला किया। इसके पहले भी इमरजेंसी के बहाने वे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर निशाना साध चुके हैं। इसके पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी चीन मामले पर कांग्रेस को नसीहत दी थी। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि साल 1962 में क्या हुआ था, इसे भूला नहीं जा सकता। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया था। पवार ने कहा कि वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। ये बातें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत से लेकर पी चिदंबरम तक 1962 को भूलने की बात करने लगे थे। चीन को लेकर 1962 को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक झांसी की रानी थी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बेटे को पीठ पर बांधकर हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ी। लेकिन एक रायबरेली की सांसद हैं जिन्होंने अपने बेटे के लिए देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसी अंदाज में सोनिया गांधी पर हमला किया। कानपुर, बुंदेलखंड और अवध के क्षेत्र की संयुक्त जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बुंदेलखंड की एक बेटी ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। एक मां ऐसी थी जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार निकालकर अंग्रेजों को ललकारा था। वहीं दुर्भाग्य देखिए कि रायबरेली की एक सांसद ऐसी हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए अपने बच्चों के लिए देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने चीन से समझौता कर अपनी तिजोरी भरी। सोनिया गांधी ने दुश्मन से हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा उठा लिया। ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपना धर्म माना है और एक प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। देश ने वो मंजर भी देखा जब केंद्र सरकार 1 रुपए भेजती थी और गरीब की जेब में केवल 10 पैसा ही पहुंचता था।
आज मोदी सरकार गरीब के लिए 1 रुपया भेजती है तो वो पूरा का पूरा बैंक खाते में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अमेठी में गांधी परिवार की घड़ी बंद हो चुकी है, अब रायबरेली का परिणाम बदलने में देर नहीं लगेगी। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया और बीजेपी पर 10 सवाल दागे हैं। साथ ही बीजेपी और आरएसएस को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह को खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। अब अमित शाह हैं तो कुछ करेंगे ही। कोरोना वायरस के बहाने दिल्ली की कमान जब अमित शाह ने थाम ली तो कुछ करेंगे ही। अरविंद केजरीवाल अब छटपटा रहे हैं। मनीष सिसोदिया बेचैन हैं कि कोरोना से लड़ाई का श्रेय अमित शाह न ले जाएं। ये बेचैनी अब दिखने भी लगी है, लेकिन अमित शाह ठहरे सियासत के पक्के खिलाड़ी। उन्होंने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा जुलाई के अंत तक कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर किए गए दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़ों तक नहीं पहुंचेगी। असल में कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने अपने हिसाब से गुणा भाग करके कहा था कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 5.5 लाख हो जाएगी। अमित शाह ने कहा कि हमने कोरोना को रोकने के लिए बचाव कार्यों पर काफी ध्यान दिया है, इसलिए 5.5 लाख के आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूं। मनीष सिसोदिया के स्टेटमेंट से पैनिक क्रिएट हो सकता है। अमित शाह ने विश्वास जाहिर किया है कि जुलाई के अंत तक मरीजों की संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी। कोरोना वायरस को लेकर अमित शाह पर राजनीति करने जैसा इल्जाम ममता बनर्जी लगा चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने दिल्ली में कोरोना वायरस को बेकाबू वाली स्थिति में ला दिया और फिर मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा। दिल्ली में केंद्र सरकार के सक्रिय होने का मतलब साफ है, अमित शाह का हस्तक्षेप बढ़ना तय माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के मामले में एक्टिव हुए हैं, एक एक चीज की समीक्षा हो रही है और उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो पहली मीटिंग के बाद ही बोल दिया था कि अब दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे। जब से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लागू हुआ और उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल का एक ही बयान हर बार सुनने को मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी बस उसी को लागू करेंगे। मनीष सिसोदिया भले ही ये कहें कि ये कोई 2 कोरोना मॉडल की लड़ाई नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली में व्यवस्था की राजनीतिक लड़ाई खुले मैदान में शुरू हो चुकी है। अब तक तो होता ये रहा कि दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उप राज्यपाल के अधिकारों की लड़ाई अदालतों में लड़ी जाती रही, लेकिन अब ये राजधानी की सत्ता के गलियारों में लड़ी जाने लगी है और केजरीवाल के मोहरे एक एक कर पिटते जा रहे हैं। प्रचंड के तूफान में घिरे नेपाल के पीएम केपी ओली की कुर्सी की तरफ से खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओली इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि अपनी ही पार्टी से पंगा लेकर वे ज्यादा दिन तक पीएम नहीं बने रह पाएंगे। इससे बचने के लिए ओली ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। भारत के खिलाफ उग्र राष्ट्रवाद का खेल कर रहे ओली ने इशारे इशारे में भारत पर यह आरोप लगा दिया कि वे मेरे खिलाफ साजिशें करवा रहे हैं। ओली ने कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो चुका हो, लेकिन ये असंभव है। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। बता दें कि ओली का इशारा भारत की तरफ है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जमीन को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मुझे पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। ओली ने कहा कि नेपाल की राष्ट्रीयता कमजोर नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि नक्शे को छापने के लिए किसी प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। प्रचंड ने खुलासा किया कि पीएम ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेपाली सेना का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि पीएम ओली सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी या बांग्लादेशी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रयास नेपाल में सफल नहीं होंगे। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी हमें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल नहीं भेज सकता।
सेना की मदद से देश पर शासन करना आसान नहीं है। प्रचंड ने ओली पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के साथ गठबंधन करके या पार्टी को विभाजित कर सरकार चलाना संभव नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग की। वहीं ओली ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर बैठक के दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। प्रचंड ने जहां सरकार के फेल होने की बात कही, वहीं ओली ने कहा कि प्रचंड ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल, सोनिया और कांग्रेस को चीन पर चर्चा करने की खुली चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि संसद में आइए, 1926 से अब तक चीन पर हम दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हों उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। उन्होंने कहा कि संसद चलने वाली है और अगर किसी को सीमा विवाद पर चर्चा करनी है तो आइए हम चर्चा करेंगे। 1962 से आज तक दो हाथ हो जाए। असल में गलवान घाटी में झड़प पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी तक कर ट्वीट कर डाला। इसी के संबंध में सवाल पूछे गए तो अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ने में सक्षम है, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करता है। और उस ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनके इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा देता है। कोरोना संकट और चीन से तनाव के सवाल पर अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दोनों जंग जीतने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में कभी एक ही परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना। कांग्रेस में इंदिरा जी के बाद कोई अध्यक्ष बता दीजिए जो परिवार के बाहर का हो। ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? आपातकाल को देश की जनता को याद करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की नींव पर तब प्रहार हुआ था। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार सही से लड़ी है। राहुल गांधी जी को मैं सलाह नहीं दे सकता।